अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए साल में। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक की अहम खबरें और उन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। नया साल, नई तवक्कुआत और आपके लिए, कंट्रोवर्सी टुडे के नाजरीन के लिए हमारी तरफ से इस साल के लिए नेक तमन्नाएं। अगरचे हमारी पिछली नेक तमन्नाएं तो ज़ाया गई, हमारी तमाम तर तमन्नाओं के बावजूद गुज़िश्ता साल जो है पाकिस्तान के अमूमी लोगों के लिए अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं, मायूसी तो गुनाह है। इसलिए हम नए साल के लिए आपके लिए बहुत सारी आसानियों की दुआ करते हैं। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम जो है उसका इजलास, और मरीम नवाज शरीफ अपने अब्बा जी के बिहाफ के ऊपर उसकी मीज़बानी फरमा रही हैं। बहुत सारे सियासत मुमकिनात का खेल है जी, और अमूर मुमलकत को चलाने के इल्म का नाम सियासत है, और ये अंबिया का शेवा रहा है। इसलिए लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से कुछ अनासर ने, जो कि पाकिस्तान के तमाम वसाइल के ऊपर काबज़ रहे हैं और काबज़ हैं, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल की ज़िम्मेदार हैं, बल्कि जड़ हैं, उन्होंने सियासत को एक गाली बना दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी सियासत को मौका मिलता है वो मुल्की मामलात का और मसाइल का कोई ना कोई हल निकाल के ले आती है। हम जितना मर्जी ढंडोरा पीटते रहें, लेकिन अयूब खान के दौर के अंदर जो तरक्की हुई थी उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, तो लिहाजा वो तरक्की नहीं, तनज़ुली थी। और इसी तरह हम जो है वो जितना मर्जी सियासत को ब्लेम करते रहें, JF थंडर से लेके और न्यूक्लियर तक जितनी भी अचीवमेंट हैं इस मुल्क की, वो जमहूरी अदवार की मरहून मिन्नत हैं। इसलिए सियासत को मौका देना चाहिए, उसके बारे में बदजुबानी से गुरेज करना चाहिए। आज इजलास हो रहा है जी, उस इजलास के अंदर मुमकिनात पे बात होगी। अब तो हमने टिकर्स भी अपने कंट्रोल में ले लिए हुए हैं, और हम उसके बारे में इजलास के खात्मे तक मीडिया जो है वो अपने रिपोर्टर्स के टिकर की बजाय कहीं और के टिकर चला रहा है। इसलिए हमने कहा कि चलो थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और क्या मुमकिनात हैं, और आज जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे उनके पास क्या एजेंडा हो सकता था, क्या क्या लिमिटेशन थी उनकी, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूकी साहब, एडिटर हैं जंग ग्रुप के, और कॉलम भी लिखते हैं, बड़ी संजीदा और मतीन राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो हमारे दिन मीडिया ग्रुप लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। और मुमताज़ भट्टी साहब इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ भी हैं और रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा दिन के। आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया सर। आज अगर हम बात करें तो क्या क्या एजेंडा या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ पीपल्स पार्टी अपना माइंड दे चुकी थी CEC के अंदर ना, कि हम ये चाहेंगे कि PDM ऐसा करे। ज़ाहिर है उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने सजेशन के अंदाज में दिया, अगरचे मीडिया ने उसको रिपोर्ट यही किया कि ये ऐलान हो गया, लेकिन ज़ाहिर है PDM पीपल्स पार्टी का एक अपना नुक्ता नज़र है, और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर इस सिस्टम में PDM में वही है। तो उनका एक नुक्ता नज़र था। PMLN अपने आप को दरमियान में खड़ा कर रही थी कि ये भी ठीक है और मौलाना भी ठीक कहते हैं, और मौलाना का एक अपना नुक्ता नज़र था। और ख़ास तौर पे रात गए जो मौलाना की मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी से, ये पूरा मंजरनामा क्या बन रहा है फारूकी साहब? आप तो बड़े पुराने हैं इस शोबे के, तैराक जिसे कहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी रज़ी साहब। तैराकी तो पाकिस्तान में सियासत करने वालों को उन्हें ही आती है। बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ जो है ये 85 से अगर हम समझें, जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, आपको और पीपल्स याद है पार्टी ने उनका बाइकाट किया था कि उसका बाइकाट कर दिया था, और उसके बाद फिर जो तमाम पाकिस्तान की सियासत है उसकी काया पलट गई, उसकी शक्ल ही नहीं आ गई। उसमें नवाज शरीफ साहब नमूदार हुए, और नवाज शरीफ और एक तरह की एक जो वो मुस्लिम लीग जो शायद कभी इतनी मजबूत तरीके से नहीं बन सकती थी कभी भी, उसको बनने का मौका मिला और उसको मजबूत होने का मौका मिला। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा एक सबक आमोज वाक़या था। फिर आपको याद होना चाहिए कि 2008 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, जबकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का बाइकाट करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त भी आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि भी इलेक्शन लाजमी लड़ें,
और उसका उनको देखें, उसका बड़ा अच्छा उसका उसका क्या उसको कहते हैं कि फल भी उसका मिला। पंजाब में उनकी हुकूमत पंजाब में उनकी हुकूमत कायम हुई और बाद में पार्टी को इस्तेहकाम का मौका मिला। अब एक बार फिर मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल दो मुख्तलिफ किस्म की राय है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, मेरा अपना ये ख्याल है कि वो किसी तरह से भी एक ऐवान को छोड़ दे या बाकी ऐवानों को भी छोड़ दे। नतीजा उसका क्या निकलेगा, जो अब तक जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जितनी राय भी सामने आई उसके मुताबिक तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन को आप नहीं रोक सकते। मौलाना साहब का ये कहना था, जो हमने उनसे सुना, कि अगर आप किसी ऐवान का जो इलेक्शन है उसको रोक लेते हैं तो ये कानूनी रास्ता है, लेकिन रोका जा ही नहीं सकता। मैंने अब तक किसी की राय ऐसी नहीं सुनी, कोई लीगल एक्सपर्ट कोई जो है, हो सकता है आपने या किसी आप जानते हो ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैंने बहरहाल ऐसा नहीं सुना कि जिसमें ये मुमकिन हो। ये ऐसी सूरत में सिर्फ मुमकिन था जबकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता, कि आप एक तरफ असेंबलियों से इस्तीफे दे देते और दूसरी तरफ आपका पब्लिक प्रेशर बहुत होता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जो लाहौर में जलसा हुआ था, उस जलसे ने जो सारे का सारा एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था अपोजिशन का, वो प्रेशर जो है वो थोड़ा कमज़ोर कर दिया। मैं ये तो नहीं कहता कि ख़त्म कर दिया, लेकिन उस प्रेशर को कमज़ोर ज़रूर कर दिया। अब इसमें अगर पीपल देखिए ना, फिर अब पीपल्स पार्टी जो है ये इस इलेक्शन में होगा क्या, कोई 65% शायद जो हुकूमती जो इस वक्त अपोजिशन अरकान हैं ये अपनी सीटों से महरूम हो जाएंगे, यानी वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे फिर नए लोग उनके आ जाएंगे। उसमें 30% तो नून लीग के लोग हैं। ये आप सेनेट की बात सेनेट के इलेक्शन की बात करूं, अच्छा ये बड़ा असल मसला यही बना ना, मौलाना साहब अपनी सीटों से वो सेनेट उनके पास नुमाइंदगी बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगी, शायद एक सीट वहां पे रह जाए, एएनपी की कोई सीट नहीं रहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास ये चांस है कि वो सेनेट में अगर इलेक्शन लड़ते हैं, रिटायर होने के बाद सेनेट का इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो वो दोबारा से सेनेट में अपनी पोजीशन जो है किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनेगी पीपल्स पार्टी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नून लीग को भी ये कुछ समझ आ रही हैं चीज़ें, लेकिन नून लीग के लिए मसला ये है कि वो फजलुर रहमान साहब को उस तरह जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे रहे, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है, उनकी जितना रिलेशन उनके साथ बन चुका है, डेवलप हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग जितनी डेवलप हो चुकी है, उसमें शायद वो उस तरह का खुला जवाब देना नहीं चाहते। बुनियादी तौर पे तो इस इजलास का, पीडीएम के इजलास का एजेंडा मुझे यही इतना ही मुझे महसूस होता है जिसमें ये फैसला किया जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आज कोई बैठ के कहीं इत्तेहाद के टूट जाना है या रास्ते मुख्तलिफ हो जाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सियासतदान जो है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लेके चलेंगे अपने मामलात को और कोई भी इसको अफोर्ड नहीं करेगा। हो सकता है किसी आइंदा इजलास पे कुछ चीज़ें रख दें, अगले इजलास पे ये मामलात रख दें, लेकिन जो है आज का जो इजलास है इसमें तो सेनेट की सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से इस्तीफे देने हैं नहीं देने हैं, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, इस बारे में ही फैसला होगा। और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पे जो अपना जहन बना चुकी है उसी पे कायम रहेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो कहता है कि हाँ जी इस्तीफे दिए जा सकते हैं, लेकिन ये धड़ा जो है उसकी राय भी कमज़ोर इसलिए हो गई है कि क्योंकि पॉलिटिकली प्रेशर जो है ये इस वक्त बिल्ड नहीं हुआ। अगर ये ऐसा हो चुका होता जैसे हम लाहौर के जलसे से तवक्को रख रहे थे, तो फिर इस्तीफे भी आते, धरना भी होता और ये सारा कुछ अगर कर लिया जाता तो फिर हुकूमत के लिए खतरात बहुत ज़्यादा हो सकते थे। मौजूदा सूरत हाल में मेरे ख्याल अपोजिशन जमातें अपना इत्तेहाद बरकरार रखना चाहेंगी, थोड़ी सी उसमें जाहिर है कि इख्तलाफ राय ज़रूर आएगा, लेकिन अपना जो उनका एक इत्तेहाद है वो भी बरकरार रहेगा। सेनेट का इलेक्शन भी मेरे ख्याल के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी लड़ेगी और नून लीग भी सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी। तो अगर कल मुमताज़ भट्टी साहब, राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम का इजलास हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे और अगर वो ना माने तो हम मान जाएंगे। बस वही। देखिए रिजवान भाई साहब, एक तवील जो है वो हमारी तारीख है इस हवाले से, और कोई सियासतदान हमारा अपने जो कम अज कम जो मेन स्ट्रीम के अंदर आए, बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम में वही आते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास वसाइल होते हैं। आम आदमी जो है वो इस जो खेल है इसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता।
कोई मुझे एक था को मिराज खालिद शालिद किसी दौर में आ जाया करते थे, अब तो कोई नहीं आता। एमक्यूएम ने कुछ आम लोगों को लाया, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी और ट्रैक के ऊपर चले गए और फिर उसी पे चलते रहे। लेकिन देखिए, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं पंजाबी चिट्टे चानने, इन्हीं जमातों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था रिजवान रईस साहब। वहां पे बरतानिया के अंदर बैठ के पूरी कौम को गारंटियां दी, पूरी कौम को यकीन दहानियां कराई कि अब चोर दरवाजे से जो है वो घात नहीं लगाई जाएगी और बेफिक्र हो जाएं। अब जमहूर की जो आवाज है वही बुलंद होगी और आवाम का जो है वो हक नुमाइंदगी जो है उसको तकवीत मिलेगी और ये होगा वो होगा। बेनजीर भुट्टो साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब और बाकी सियासी जमातें भी उनका हिस्सा थी। तो वो मिसाक जमहूरियत क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू कर दिए, बैक डोर से, बैरूनी दबाव के तहत, और दूसरे जो अंदरूनी उनकी जो एक सेगमेंट था जो उनको सपोर्ट कर रहा था, उसकी मदद से वो पाकिस्तान आ गई। पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब ने पहले वैसे आने की कोशिश की, पकड़ कर वापस भेज दिए गए, फिर दाद दप्पा लगा के वो भी आ गए। और फिर इन्होंने ऐलान किया हुआ था नवाज़ नसरुल्लाह की क़यादत में सियासी जमातों ने कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले उस वक्त भी 2007 की ये बात है, 8 की नहीं है। सबसे पहले उस वक्त भी नवाब नसरुल्लाह साहब और ये जमात इस्लामी, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे एक तरफ थे उस वक्त। और उसमें उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब ने पहले जो है वो अनाउंसमेंट की कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मनाया और वो मान गए। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें मौजूद भी था जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया और बाकी मुंह देखते रह गए। ये सिर्फ इन्होंने नहीं किया। 2002 में जब इलेक्शन हुआ और उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे बैक ट्रैक से, पीपल्स पार्टी के भी, पीएमएलएन के पास उस वक्त खैर सीटें नहीं थी, एमएमए के भी, और उस वक्त एमएमए सबकत ले गई। मौलाना साहब ने दुखी चुकी लगा ली अपनी एलएफओ के ऊपर जो है वो करके। तो देखें, ये पहले आवाम को अराउज करते हैं, उनके इमोशंस जो हैं उनको उभारते हैं और उनको कहते हैं कि बस अब आपका राज आने वाला है। फिर चोर दरवाजे से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान बदकिस्मती से जो है अपने जाती तासुबात, अनाद, मफाद से ऊपर नहीं उठ सके और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट बनती है इनका, और फिर इनसे जो है तनकीद भी सहती है, फिर वो जायज तौर पे सहती है। जारी बात है, जब आप इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल से हट के जो है वो प्ले करेंगे, तो फिर वो जब आप उनको कुछ नहीं दे सकेंगे, जब तक लोलीपॉप देते रहेंगे इक़्तिदार में, पहली बात तो ये है कि आपका ये बनता नहीं है। और अगर इसी तरह बांटना है तो फिर जिसको नहीं देंगे वो रौला डालेगा। अब भी यही हो रहा है। एक वक्त में इमरान खान साहब, मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इमरान खान साहब जो जुबान इस्तेमाल किया करते थे जब उनको इक़्तिदार में वो कुछ नहीं दे रहे थे, तो आपके सामने वो फुटेजेस निकाल लें आज भी। तो देखें, ये वो खेल है जिसमें हमने अच्छा, अगर मतमा नजर है, अगर मतमा नजर फारूकी साहब की बात, एक मिनट रिजवान साहब, फारूकी साहब, अगर मतमा नजर जो है वो सेनेट की सीटें हैं, तो फिर ये ढोंग क्यों रचाते हैं जी कि हम आवाम के हक कुरानी की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जिद्दा को यार सानू सेनेट की सीटें चाहिए ने। तो अभी तक ये जमातें क्या कह रही थी कि अवाम का हक कुरानी तस्लीम नहीं किया जा रहा। अच्छा चलो, तो आप सेनेट में 4 नशिस्तें आपको मिल जाएंगी, तो क्या वो हक कुरानी तस्लीम कर लिया जाएगा? तो भाई आपको किसी तरफ खड़े होना है ना। वंस फॉर ऑल, अगर आपने गेम के कोई रूल सेट करने हैं तो उसके लिए आपको किसी बात पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना 100 जुतियां भी 100 प्याज भी खाते रहें, चलते रहें, तो आवाम भी समझ जाएंगे कि यार इनके यही हालात। ठीक है भट्टी साहब, ये जो मैं आपके साथ ही रहना चाह रहा हूँ, आप जरा इस पे दोबारा आए। ये जो डिक्लाइन है ये सिर्फ सियासतदान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। आप इस मुल्क में लगने वाले 4 मार्शल लॉ के मौके पे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की गई तकारीर उठा लीजिए सर, और जब वो गया है और वो तकरीर निकाल के दिखा दीजिए मुझे कि उसमें से वो कौन सी एक बात पूरी करके गया है सर। तो इसलिए ये डिक्लाइन सिर्फ सियासतदानों तक नहीं है। तो एक मिनट राय साहब, मेरी बात सुने। देखिए, डिक्टेटर तो कभी आगे ये वादा ही नहीं करता कि हक हुक्मरानी होगा आवाम का। वो तो कहते हैं तकरीर आप कवर की थी सर, ना करो। मेरे अजीज हमवतनों, हम आ गए
और इस मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। ये तो कहते ही नहीं कि आपके हम राइट्स को जो है वो करेंगे। देखिए ये कहते हैं, अगर आप अपने मंशूर का हिस्सा बनाते हैं, जुबान से कहते हैं, तो फिर ये वक्ती मनफियत के लिए या पॉलिटिकल पोजीशन के इस्तेहकाम के लिए ये बैकडोर चैनल क्यों इस्तेमाल, किसको नहीं पता। मैं आज आपको लिख के देता हूं, मैं आपको बंदों के नाम बता देता हूं जिनका पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ। बताना इसलिए नहीं चाहता कि मुनासिब नहीं लगता, जो जिन लोगों ने, और वो कोई सियासतदान नहीं है, ये तो एक बंदा तो साढ़े प्रोग्राम च भी आंदा है सर जिन्होंने जिनका राब्ता हुआ। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हैप्पी न्यू ईयर पे मुशर्रफ साहब के साथ एक घर में होना था और 27 को ये वाकया हो गया। बाकायदा उनकी वो जो मीटिंग थी, वो पार्टी जो थी उसकी अरेंजमेंट हो चुकी हुई थी और अब तो ये बात डॉक्यूमेंट भी हो गई है। और वो मुशर्रफ साहब जो थे वो बेनजीर भुट्टो साहिबा से दुबई में जाके उनकी रहायशगाह में मिले थे और ये सारी बातें हो रही थी बैक एंड के ऊपर। अब ये चीज़ें चूँकि बाहर आ गई हैं किताबों के अंदर, तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा उनसे भी मुज़ाकरात कर रही थी और साथ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी मसाइल चल रहे थे। अच्छा, एक रिजवान साहब शॉर्टली एक कमेंट और देखें। नवाज शरीफ साहब का पीपल्स पार्टी की निस्बत ट्रैक रिकॉर्ड मुजामत के हवाले से बेहतर रहा है। हालांकि लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का बेहतर है, मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा लंबी नहीं कर रहा। पिछली चले वो 90 से पहले जो कुर्बानियां पीपल्स पार्टी लोगों ने दी वो अपनी जगह, लड़ने के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। फजलुर रहमान साहब के साथ ये दूसरा हाथ हो रहा है पिछले 1.5 साल के दौरान। पिछली दफा भी इन जमातों ने उनके साथ यही किया और अभी फिर ये दूसरी दफा उनके साथ यही कर रहे हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि अपने बंदे इनको किराए पे क्यों देते हैं। ये तो जल्द से नहीं कर सकती इतने बड़े, अगर फजलुर रहमान अपने बंदे ना दे तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपना अरसलान भट्टी साहब, अपना देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, उनका एक अपनी जगह पे लिमिट तो है ना। उन्हें अपनी औकात का तो पता है और सामने वाले ताकत का भी पता है, इक़्तिदार का भी पता है। और हमारे मुल्क की तारीख के अंदर जो तमीज़ुद्दीन केस है, उसके अंदर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त के, उन्होंने तो ऐसी ऐसी खौफनाक बातें लिखी हैं कि हम वो फैसला ही अपनी अगली नस्ल से उठा के छुपा देते हैं कहीं पे कि कोई ये ना पढ़ ले। ठीक है, हम भी उसको दोहराने की जिसारत नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो आप पढ़ लीजिए विकीलीक्स पे जाके। I mean, फिर तो बातें उस तरफ जाती हैं ना। दरमियान में अगर इज्जत बचाने के लिए 73 का आइन ना आ जाए तो फिर तो हम रिपब्लिक हैं ना। ठीक है, तो खैर वो 73 के आइन ने और फिर बाद में उसमें जो करारदाद मकासद के इंक्लूजन ने वो इक़्तिदार मुकम्मल किया कि इक़्तिदार जो है वो लोकली है, कहीं और से हम पावर ड्राइव नहीं कर रहे। अरसलान साहब, आज आप चूँकि सारा दिन कवर करते रहे हैं इसको, जाती उम्रा में जो आमद जामद थी, क्या रहा, क्या मुज़ाकरात हुए और क्या उसके अंदर वो सारा सिलसिला रहा? रईस साहब देखें, उसमें एक बात तो तय है कि वहाँ पे सरीहन 3 राय हैं। एक तो विद इन PMLN 2 राय हैं, ठीक है जी, और एक पीपल्स पार्टी की राय है, और एक जो आखिरी राय है, चौथी वाली जिसको आप कह लें या चौथा नुक्ता नज़र कह लें, वो है मौलाना फजलुर रहमान का। जी ठीक, वो कहते हैं डू और डाई। तो डाई वाला रास्ता जो है वो अपनाना चाहते हैं कि जी हमें अब इस्तीफे बिल्कुल तैयार कर लेने चाहिए, इस्तीफों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 31 जनवरी तक चूँकि मोहलत दे चुके हैं, अगर उन्होंने नहीं दिए तो हम फरवरी के पहले हफ्ते में कोई दमादम मस्क अंदर करने की पोजीशन में आ जाएं। उनका ख्याल यही है। पीपल्स पार्टी देखें, माजी में भी उसकी कोई 28 के करीब सीटें थी पिछली असम्बली में MNA की, उसने गेन किया, वो 38 पे चली गई, 38 से वो 42 हो गई, 42 से 43 चली गई, उसने तो गेन किया। मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पर बज़िद है कि जी इस्तीफे ऑप्शंस वाहिद ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इस वन ऑफ द ऑप्शन कर लें, ये वाहिद ऑप्शन या एकदम प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल ना करें, पहले बाकी ऑप्शंस देख लें। हो सकता है कि सियासी जमातें जितनी PDM में हैं वो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं, जो कि होना नामुमकिन है या मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे भी मुझे अब सिर्फ रईस साहब एक बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कौन सी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके बैकडोर नहीं खुले होते एस्टेब्लिशमेंट के लिए। हर सियासी जमात ने राब्ता किया है, हर सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करती है, एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातचीत करती है, उनके बंदे तोड़ती है। कौन सी जमात है मुझे बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी के बंदे क्या इधर उधर नहीं हुए या उसमें बाहर से दूसरी जमातों से बंदे नहीं आए।
ये सारा दिन आज जाती उम्रा में जो है जो एक्टिविटी रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, उसके बाद प्रेस भाई ज़हीरुद्दीन बाबर अवान से लेके फवाद चौधरी जेलम वाले जो हैं जी, ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे जी बिल्कुल जिनके कोटे पे आए थे जी 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 वो उन्हीं के कोटे पे साहब बैकडोर से वाला राब्ता था जी। पीपल्स पार्टी के पहले आज इक़्तिदार भी में बैकडोर वाला ही राब्ता है वज़ीर पीटीआई ख़ारजा। वालों से, तो उनके बंदे उसमें शामिल हैं, इंडक्शन हुई बाकायदा। अब मामला रईस साहब एक जुमला है बड़ा मशहूर कि पंजाबी दा दा ते अंग्रेजी दा दा जिथे लगदा ही लाई जा। लाई जा। अब वो मसला वही है कि पीडीएम वाले यही चाह रहे हैं कि या तो उनका वो दा लग जाए पंजाबी वाला, अगर वो नहीं लगता तो अंग्रेजी वाला तो जो है वो तो लगा ही हुआ है, लगा ही हुआ है। लेकिन वो मसला यही आ रहा है कि अक्सर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी कहती है, ये बात बिल्कुल मुमताज भट्टी साहब की ठीक थी कि मुजाहमत की सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये उनका नुक्ता नजर है कि जी देखें वाहिद मियां नवाज शरीफ हैं जो डट गए हैं इस दफा। बात यह है जी कि डट गए लेकिन बहुत देर से डटे हैं। लेकिन भट्टी साहब आपको ऐसे नहीं लगता कि 90s की दिहाई के अंदर जो या 80 मिड ऑफ द 80s से आप कर ले भुट्टो साहब की फांसी के बाद से जी जी बेनजीर भुट्टो साहिबा वही बातें उसी लहजे में करती थी जो नवाज शरीफ अब कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो अंदर बढ़ के अपनी गेम सेट कर लिया करते थे, और ये 90s की दिहाई में चला ठीक है। और अब जो है नवाज शरीफ वो बातें कर रहे हैं जो बेनजीर भुट्टो किया करती थी, और पीपल्स पार्टी अंदर बढ़ के अपना काम सेट करने लगी। रईस साहब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, या एमएमए हो, या दीगर सियासी जमातें हो, ये कहीं ना कहीं राब्ते भी करते हैं, फिर ये डसे भी जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ही। अगर तो इक़्तिदार में उनको ले आए, मुझे बता दीजिए कि कौन सा इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसके ऊपर उंगली नहीं उठी या शिफाफियत गैर शिफाफियत के ताने नहीं मिले इनको। पिछला इलेक्शन देख लें 2018 का, 2002 का देख लें, 2007 का देख लें, 2013 का देख लें, 2018 में आ जाएं, अब 2023 में भी यही कुछ होने वाला है। मामला सिर्फ इतना है रईस साहब कि सियासी जमातें अगर प्योरली अपनी आप को उस कन्फाइनमेंट में कर लें कि जी हम सियासी जमात हैं जिस तरह दुनिया की जमहूरियतों में होता है कि उनके राब्ते नहीं हुआ करते, तो फिर जब एस्टेब्लिशमेंट आपको करेगी तो रईस साहब उसकी बातें आपको मानना पड़ेंगी, वो चाहे जायज़ हों या नाजायज़ हों, वो आपको मानना पड़ेगी। लेकिन आज जो कुछ वहां पे जाती उम्रा में हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। बात वही है कि पंजाबी दा दा ते अंग्रेजी दा दा जिथे लगदा ही लाई। मैं सब थोड़ा सा अगर आप कहें तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक बात आपसे कहूं, मुझे ये बताइए कि नून लीग ने किस दौर में कब आज के दिन तक एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं किए। शहबाज शरीफ के, देखिए मेरी बात सुने, आप बड़ा जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी स्ट्रगल है, लेकिन नून लीग की तो सियासत है ही ये कि एक जगह से वो गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो पांव पाड़ रहे होते हैं। आप मुझे बताएं शहबाज शरीफ के जो इंकशाफात थे, अभी जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हमारे मुज़ाकरात हो चुके थे, वो किससे कर रहे थे मुज़ाकरात? किस के आवाम के वोटों के जोर पे कर रहे थे? भाईजान वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे सब यही और वो अपने मामलात को तय करना चाहते थे। मैं आपको ये बताऊं, 90 की दिहाई हो या 2000 के बाद का जो भी आप आज तक का जो 20 ईयर जो पिछले गुजरे हैं, मुझे कोई ऐसा वक्त नजर नहीं आता। देखिए अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान से, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान से जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के जाते हैं, अगर पाकिस्तान में आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के आते हैं, अगर उनका भाई वो खुद लंदन चले गए, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में या किसी दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में बता दें जिस शख्स को इस तरह सजाएं हुई हो वो इलाज करवाने के लिए प्रोटोकॉल के साथ बाहर चला जाए, उसको रात को 12 बजे जेल से घर पहुंचाया जाए जुलूस की शक्ल में। आप मुझे बताएं जो भाई यहां जेल के अंदर है उसके पास उसके अपने भाई से अगर राब्ते हैं सारे और वो कहते हैं कि मेरे अपने भाई से बात हुई और उनके भाइयों की अपना एक दूसरे से बात होती है, तो ये कौन सा ऐसी जेल कौन सी है? मुझे ये तो सिर्फ पता चले ना, नैब की, वो जो नैब की जेल में क्या ऐसा होता है? नैब ने सारी चीजें, नैब ने पहले 5 अरब दी ठुकवा दी है ये सारी। देखिए ये जो कुछ भी नून लीग की इस वक्त सियासत चल रही है, नून लीग की सियासत में एक बहुत मजबूत धड़ा नहीं, मैं उसका मजबूत हिस्सा एक कहता हूं, जो कतई तौर पे ना कल कोई एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ था ना आज मुखालिफ है। ठीक है, वो अपना इक्तदार चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करेंगे। फरूकी साहब वो है ते नून लीग दे विच नहीं साहब ऐसे ते कहंदे नहीं ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ फवाद चौधरी ते बाबर अवान झूठा ले आइए। काउड लखपत जेल में देर रात गए काले शीशों वाली और काले रंग की गाड़ियां ऐसे ही नहीं चली जाती, ऐसे ही नहीं चली जाती। जी जी, मुमताज भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे?
नहीं रिजवान साहब, मैं सिर्फ इतना कहता, इस सारे खेल का एक पहलू और भी है। सियासी जमातों को एक तरफ रखें, देखिए सियासत में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ इंतखाबी वादे होते हैं, को लोगों को फंसाने के लिए एक मंशूर होता है, और फिर उसमें से कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं भी पूरे होते, वो अगली दफा के लिए ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जी ठीक है, ये सियासतदान बड़े लीथल होते हैं, ये बड़े लीथल ठीक, होते हैं। और वो जो फारूकी साहब बात कर रहे हैं, कभी पौम पड़ गया, कभी गिरबान पड़ गया, ये पीपल्स पार्टी भी यही करती रही, इसमें बिल्कुल कोई ठीक दो है, राय नहीं है। लेकिन ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिस्क्रेडिट होती गई, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई। और ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, इन लीथल और मकरे सियासतदानों की इन रेशा दवानियों से दूर जी, रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ठीक है। सिर्फ एक बंदा होता है। भट्टी जब वो साहब, कह भट्टी रहे साहब, हैं कि सियासतदाना ते कुछ हथौड़ा लेकिन रखो, खुदा दा लेकिन नाज। लेकिन भट्टी साहब, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा यार है नदीम बाबर, उसकी जगह आप किसी काउंसलर को बैठा दीजिए, आप देखिएगा वो इससे बेहतर फैसला करेगा कि कब हमने एलएनजी इंपोर्ट करनी है, कल एलपीजी इंपोर्ट करनी है और कब पेट्रोल आएगा। पाकिस्तान के सियासतदान की इतनी गिदड़-कोट न लगाया करें। आप किसी भी, ये सियासतदान नहीं है, ये टेक्नोक्रेट है, टेक्नोक्रेट। ये नदीम बाबर टेक्नोक्रेट है। और भी किसी टेक्नोक्रेट को उठा लीजिए, आपका यार जो है वो मिर्जा साहब एहतसाब वाले, ठीक है, उनकी जगह पे आप किसी एक सियासतदान को जिसने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हो और आइंदा भी लड़ना हो, उसको बिठा दीजिए। आप जो कुछ कहें मैं लिख के देने को तैयार हूं आप कि वही वो बात इनसे कह बेहतर रहे हैं परफॉर्मेंस रिजवान देगा। साहब, जो मैं कह रहा हूँ। आप इन ट्रेड्स को उनकी खूबियां बना के पेश कर रहे हैं, मैं उनका जो है इसको वीकनेस समझता हूँ, इन खूबियों ठीक को। है, और मैं ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का बरकैफ इनसे दूर रहना ज्यादा जरूरी है अपनी ठीक है, क्रेडिबिलिटी को अप बोर्ड रखने के लिए। ठीक और जब वो ठीक इनके ठीक ठीक, साथ वो बहुत ज्यादा मिक्सअप होगी और इनकी इन गेमों के अंदर जो है वो शामिल होगी, तो नुकसान उनका हुआ है, हो नुकसान रहा उनका है। हुआ है इससे मैं और कहता हूं होता रहेगा। वो बिल्कुल ठीक है, बचना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं भट्टी साहब, आपसे माजरत, आपका हमने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, लेकिन एक फिक्रा मैं सुनाना चाह रहा हूँ। किसी दोस्त ने, साहब ने, मेरा ख्याल फैजुल हक साहब हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि इस हमाम में सब गंजे हैं और जिनको एहतसाब से बचाना है उनके सर के ऊपर बाल लगवाए गए हैं 3-3 मरतबा। ठीक है, प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर पीडीएम के इजलास के हवाले से गुफ्तगू जारी थी और हम थोड़ा सा आगाह को निकल गए थे, तो मैंने कहा गुफ्तगू को पिछा को लाया जाए। और जो पाकिस्तान, मुमताज़ भट्टी साहब ने जो बात कही थी और जावेद फ़ारूकी साहब ने जो बात कही थी, खालिद फ़ारूकी साहब ने, तो अब अरसलान भट्टी साहब के इस हवाले से रह गई थी। भट्टी अपने आपके हम मनसब यानी कि मुमताज़ भट्टी साहब का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को, उनका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जब इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होती है तो वो जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करती है, अपनी सेंटिटी लूज़ करती है। और फ़ारूकी साहब का ये ख्याल है कि तो हमेशा ऐसे ही रहे हैं सियासतदान। तो अरसलान भट्टी साहब, हमारे जैसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे कि कायदे आज़म के फ़ौरन बाद लियाकत अली ख़ान को गोली मार के जो लोग मुसल्लत हुए, वो मिलिट्री अकाउंट्स के लोग थे। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 निकाल के, जो वज़ीर आज़म आते रहे और जाते रहे, वो बेसिकली जब पाकिस्तान बना है तो ब्रिटिश मिलिट्री अकाउंट्स में काम करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर अयूब साहब खुद आ गए और उन्होंने खुद को अपॉइंट कर लिया और फिर खुद को एक्सटेंशन दे दी और खुद को प्रमोशन दे दी। ठीक हो गया ना। और ऐसी सूरत के अंदर हमारे यहाँ सियासतदान क्या करें जबकि उनका लियाकत अली ख़ान और भुट्टो और बेनज़ीर बना दिया जाता हो। तो उन्होंने जान भी बचानी है, मामलात के अंदर इन्वॉल्व भी रहना है और आगे भी जाना है। बहुत इजी टारगेट, वो पकड़ा जाता है क्योंकि सारे बिल्कुल बीच चौराहे के बैठा होता है।
बाकी लोग जो दुकानों के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं, कोई बैकडोर से निकल जाता है, कोई अपने सामने से शटर डाउन करके दाएं बाएं हो जाता है। नहीं, पाबंदी लगा देते हैं, हमारे ऊपर बात करोगे गद्दारी होगी। जी जी जी, मैं ये इसी तरफ ही आ रहा था। वो आपने कर लिया, आप पाबंदी लगवाना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं, मैं नहीं लगवाना। अच्छा चलें, शुक्र है आप नहीं लगवाना माफी चाहते। माफी माफी माफी। हाँ जी, बात ये रही साहब कि मुझे बताइए कि कौन सी हुकूमत है पाकिस्तान में आज तक, मेरी होश में तो वोटों की ताकत से कोई नहीं आया। वोट जरूर कास्ट हुए हैं, वोटों की ताकत से नहीं आया। सियासतदानों को हमने बहुत गंदा किया, बहुत गंदा कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सियासतदान भी छोड़े, चूंकि उनकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं वीकनेसेस होती हैं, वो होती हैं। मुझे याद है माजी में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वजीर आला नहीं है आजकल वो, शहबाज शरीफ साहब, एक रिपोर्ट बनी जी कि कौन सा एमपीए जो है वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, किस कलर को पहनना ज्यादा पसंद करता है। अच्छा। उसके यानी हर वो बारीक इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उसको होनी चाहिए या उसके घर वालों को होनी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन मैंने इन्हीं आंखों से देखी हुई है। एक बड़ी अच्छी आपके सिक्योरिटी इदारों के वहां पे बुकलेट में कि जी कौन सा कलर पसंद करते हैं। आपके भी अच्छे तल्लुकात जी मेरे बहुत अच्छे तल, मेरे अभी भी हैं। मुझे वो लिस्ट देखी हमने, और वो 5-4 जो इदारे थे उन्होंने इकट्ठा वो उनसे एक रिपोर्ट बनाई गई ताकि इनको जरा थोड़ा सा दबाया जा सके। अब मुझे बताइए कि जब इस तरह के काम होंगे, आपने लियाकत अली खान साहब शहीद का जिक्र किया, मुझे बताइए कि उनको इंटेलिजेंस का काम होता है, पूरी दुनिया में यही होता है ना उनका काम। अच्छा। नहीं मुमताज भट्टी साहब, उनके कपड़े कलर बताना ना उनका काम नहीं होता। उनका ये जरूर होता है कि कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में तो मुलविस नहीं है। हाँ। उस पर तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे अगर ये मैंने आज काला स्वेटर पहना है तो मैंने क्यों पहना है, किसके कहने पे पहना है, और क्यों मैं पहनता हूं, कितने दिन पहनता हूं काला रंग, ये बड़ा अजीब सा काम है। कौन से ब्रांड के पहने, अगर वो बाहर से आए हैं तो फिर आपके पीछे भट्टी साहब उसमें चलें, बहरहाल ये है रईस साहब, उसमें ये था कि मैं भट्टी साहब आता हूं आपकी तरफ। सियासतदानों को देखें, उनको भी चाहिए, सियासतदान जो है उनको उतना ही रगड़ें या उतना रंगे दें जितना जरूरत है। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि उनको आप मजबूर जब कर देंगे ना, देखें हर बंदे की दुनिया में कोई ना कोई उसकी खामी होती है, हम फरिश्ते नहीं हैं, और फरिश्ते यहाँ पे आने भी नहीं है। फरिश्ते चूंकि ठंड बहुत पड़ रही है, फरिश्ते नहीं आ रहे यहाँ पे आजकल। फरिश्ते में भी ठंड लग रही है। हाँ जी, वो ठंड लग रही है, वो स्कर्दू में बर्फबारी है, तो उधर से आने होते हैं उन्होंने, तो वो नहीं आ सकते। फरिश्तों ने आगे मोक्कल रखे होते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मोक्कल जो है ना जी, वो मसला ये है ना कि मोक्कल भी जो है वो हीटर से जब निकलते हैं चलगोजे खा के, तो वो देखते हैं कि जी चलगोजे आ किधर से रहे हैं, वो उधर चल पड़ते हैं। ठीक, उनका प्रॉब्लम ये है। साहब सियासतदान जो है वो उसको उतना बुरा नहीं है जितना कि बाकी लोग भी हो सकते हैं। मसला ये है कि हमने सबने मिलकर पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को या जमहूरी निज़ाम का हमने बेड़ा गर्क किया है, और हमने ही सबने मिलकर इसको दुरुस्त करना है। अगर हम इतने अपने आप को ताकतवर कर लें कि हम किसी की बात ना सुने या ना माने, तो किसकी जरूरत है रईस साहब मुझे बाजू से पकड़ के कहे जी कि आप अपनी जुबान बंदी कर लें? क्यों कर लें भाई? ना बंदे को नैब से डर भी तो लग सकता है। नहीं वही कह रहा हूं ना कि भाई रोशनी नहीं आती नैब में, आपको दिन और रात का पता नहीं चलता भाई। नहीं वहां अभी रोशनी वाले रोशनदान और वो ऐसे खाना जमीन पे रख के पांव से आगे करते हैं, पांव से आगे करते हैं। नहीं ये सारी गलत बातें हैं। वहां रोशनदान लगा हुआ है, गो के उसमें जाली एक साइड से छोटी सी जाली है, और आपके बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं, ये तो बात आप डिनाई नहीं कर सकते। जी नहीं वो बिल्कुल, वो चूंकि कमरे में लगे हुए हैं। नहीं बाथरूम में अंदर लगा हुआ है। ऐसा वो चूंकि कमरे का हिस्सा ही है ना। 75 साल के बुजुर्ग ने आके बताया। नहीं देखें बात सुने, बात ये है कि मुझे बताइए कि अगर कोई चीज कोई मुल्जिम जो भी है, वो आप है, मैं हूं, फारूकी साहब, अल्लाह ना करे कि हम तीनों में या चारों में से कोई हो, भट्टी साहब का खैर मुझे नहीं पता कि क्या चाहते हैं वो। अच्छा। लेकिन बाकी ये है कि हम चारों में से कोई ना हो, लेकिन अगर वो कोई ब्लेड या कोई चीज ऐसी उसके पास तेजदार आला, वो अपने आप को मार के इन पे मुद्दा डाल देता है, तो फिर वैसे यार जितनों ने भी नैब से डर के खुदकुशी की है, उन्होंने बकायदा खानदान को खत लिखा है जी, और उसके बाद अपने घर में खुदकुशी की है। नैब की कस्टडी में कोई नहीं मरा। साहब देखें तहफुजात हैं, अदालतों ने तहफुजात किए, कौन सी हाई कोर्ट है? नहीं हमारे मेरे यार बहुत प्यारे दोस्त मुहिब्बी ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जी इस्लामाबाद, उन जैसा नफीस आदमी मैंने नहीं देखा सारी उम्र जी। रईस साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए खामियां वहां पे भी हैं, खामियां इसी तरह हमारे निजाम के अंदर हैं जो हमने मिलकर दूर करनी है। हम किसी एक को मोरद इल्जाम नहीं कर सकते। सानू फाड़ लेंगे पाए ना, नहीं मिल के दूर कर। अच्छा देखिए, मैं एक सवाल किया करता हूं, जान की अमान पा के अर्ज कर रहा हूं। खालिद फारूकी साहब बेहतरीन आदमी है। खालिद साहब क़याम पाकिस्तान के जिम्मेदारान ठीक है जो थे, उनको जब हमने एबडो कर दिया और जब उनको हमने निकाल बाहर किया और उनमें से बेशतर जिला वतनी में मरे और बैरून मुल्क ही दफन हुए, ठीक है, उसके बाद तो हर सियासतदान जो था वो तो हमारी मर्जी से आया था। तो अगर को सवाए बेनजीर भुट्टो के
ठीक है, वो अपने उनके वालिद साहब उस रास्ते से आए थे, तो जब सारे उस रास्ते से गुजर के आए थे तो फिर रास्ते को भी तो चेक करना चाहिए ना कि वहां पे क्या स्कैनिंग नहीं है कि वो गद्दार हो जाता है 15-20 साल के बाद, वही सियासतदान जो है वो गद्दार होता है, उसका पासपोर्ट रिवोक किया जा रहा होता है, उसकी बेटी को गालियां दी जा रही होती हैं, क्यों? अच्छा, उस दरवाजे को भी तो चेक करना। रज़ा, पहली बात तो ये है कि वो तो सियासतदानों की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो एक बहुत अच्छी एक क्लास थी, और जाहिर है कि जिनका आप नाम लेते हुए भी घबराते हैं, हम लोग डरते हैं कि अच्छा आज भी शायद हमें कोई गलत ना कह दे कि उनको किस तरह से वजारत उज़्मा से अलग किया गया, क्या सलूक किया गया, किस तरह बाहर जाके तो उनका इंतकाल हो गया, फिर वो पाकिस्तान नहीं, उनकी मैयत भी नहीं पाकिस्तान आई। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अगर ये कहें कि वो भी उसी रास्ते से, भुट्टो भी उसी रास्ते से आया। देखिए, जब एक दौर ही वो होगा, मुसलसल दौर होगा, उस दौर में जुर्म नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान में क्योंकि इसको जुर्म बनाया जाता है ना, आप कहते हैं कि जनाब जो है भुट्टो ने अयूब खान की वजारत कबूल कर ली। ये अच्छा, अगर वजारत कबूल की तो उस वक्त अगर एक मुसलसल एक मार्शल का दौर है, मुसलसल एक गैर जमहूरी उसी रास्ते से गुजर के तो वहीं से लोग बाहर निकलते हैं ना। मैं बिल्कुल इसको अच्छा, देखने वाली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जी, देखने वाली बात ये होती है कि बाद में वो मुल्क के साथ क्या करते हैं और अवाम के साथ जब उन्हें मौका मिलता है अवाम का एतमाद कितना हासिल होता है। जी ठीक हो। देखिए, पाकिस्तान में सियासतदानों को हमेशा अवाम का एतमाद हासिल रहा है। मैं आज तक 47 से लेके आज तक की अगर जो तहरीक पाकिस्तान के बाद तारीख पाकिस्तान है, इस तारीख पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा दौर नजर नहीं आता जब सियासतदानों को अवाम का एतमाद हासिल ना रहा हो। उनको कमजोर करने की बार बार कोशिश की गई। देखिए, 10 साल का पहला मार्शल लॉ, फिर उसके बाद मार्शल लॉ, फिर उसके बाद 2 मार्शल लॉ और लग गए, और अलग बात है मुशर्रफ ने उसको मार्शल लॉ निकाले, लेकिन मार्शल लॉ था, अब भी नहीं कह रहे। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि पाकिस्तान के अवाम 100% अगर नहीं तो 90% तो सियासतदानों को ही वोट डालते हैं जी, एक ग्रुप को डालते हैं, दूसरे को डालते हैं। पार्टियां तब्दील ऐसे हमेशा दुनिया भर में ऐसे होता है। ये जितनी चीजें हैं ना जी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि ये जो सियासी लड़ाई है ये जारी रहती है, इसे जारी रहना चाहिए। और ये सियासतदान अपनी जिनको हम जिस चीज की हम कमजोरियां इनकी गिनते हैं वो दुनिया के हर मुल्क में सियासतदानों में पाई जाती है। आज देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इल्जाम लगता है करप्शन का। मुझे आप बताइए कि इंडिया में या दुनिया के किसी और ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे लोग पार्लियामेंट में आते हैं, वहां पे करप्शन का क्या, वहां पे उसका सबसे ज्यादा मोदी पे इल्जाम लगता है। मोदी पे इल्जाम लगता है। मनमोहन की पिछली हुकूमत थी, उस पे कितने इल्जाम लगे। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, राजेव पे कितना बड़ा इल्जाम लगा, जो उनकी गन्स का था, बोफोर्स का। तो ये हर जगह पे इल्जाम लगते हैं। इनमें कुछ इल्जाम सही भी होते हैं और बहुत से इल्जाम गलत भी होते हैं। हमारे सामने अभी एक शख्स को जो बहुत बड़ा को पॉपुलर पॉलिटिशियन नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था, हम कितना अरसा उस पर प्रोग्राम करते रहे कि उसने 400 कितने 15 अरब की 65 अरब की उसने करप्शन की है डॉक्टर आसिम पे, और चालान कितने पैसों का पेश कितने होते हैं वैसे डॉक्टर साहब आजकल? कराची या बाहर, कराची मौजे, 2 चीजें हैं ना। सो ये चीजें भाई लांचों में भी पैसे गए थे जरदारी के, तो बस ऐसे ही देखिए ना, ये सारे इल्जामात, ये किस्से कहानियां। जरदारी पे आपने इल्जाम लगवा दिया उन्नड़ केस का कि ये बैंक में बंदे को ले गया और वो बम बांधा हुआ था और पैसे कहां गए वो इल्जामात? वही गुलाम इसहाक खान के दौर में गवर्नमेंट तोड़ने के लिए इस तरह के इल्जाम लगा के वही गुलाम इसहाक खान ने डायरेक्ट आके तो मिनिस्टर बना लिया। जी। और वही गुलाम इसहाक खान साहब का अपना दामाद जो होता है वो फिर जरदारी साहब की हुकूमत का हिस्सा भी बन जाता है। जी ठीक हो गया, टाइम कम है इसलिए मुख्तर मुमताज भट्टी साहब, यार वो स्कैनिंग, वो छाननी ना चेक कर लीजिए पहले, जिदे वो गुजर के आते हैं सियासतदान और बाद में उस वक्त ठीक होते हैं, बाद में आगे गद्दार हो जाते हैं। देखिए, एक तो 2 बातें तो मैं पहले वजाहत कर दूं। देखिए, ये सियासतदानों को लोग वोट देते हैं यार, इलेक्शन ही सियासतदान लड़ते हैं, साफी और पुलिस वाले और अदलिया तो नहीं लड़ती ना, तो उन्हीं को वोट डलेंगे। नहीं भट्टी साहब, ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम किया था। मैं एक छोटी सी बात उसमें देखिए, मुशर्रफ साहब ने भी तो लड़ा, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम भी था, उसको कितने परसेंट वोट मिले? चलिए, मुशर्रफ साहब ने भी 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, हारा था। मुमताज भट्टी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। ये इन सियासतदानों को जब जूते पड़ रहे होते हैं तो कोई इनको बचाने क्यों नहीं निकलता? अगर अवाम का इतना कॉन्फिडेंस इनको हासिल है, कोई इनको हाथ और उंगली नहीं लगा सकता। रिजवान रईस साहब मुझे बताएं
कि जिस पॉलिटिशियन को अवाम का एतमाद हासिल हो, किसी की जुर्रत है यहाँ पे कि वो उसकी तरफ आंख उठा के कोई इदारा देख ले या कोई नायब उसको पकड़ के ले जाए। उनको पता होता है मुल्क में आग लग जाएगी। ये ऐसे नहीं है। सिर्फ देखे, ये सियासतदान अगर इतने पाकीज़ा होते और अवाम का कॉन्फिडेंस, तो ये टीटियां लगा रहे होते और उनके ड्राइवरों के नाम के ऊपर पैसे जो है यहाँ से बाहर भेज रहे होते। वो भाई जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो कर लेते। नहीं किया ना। मतलब देखे इश्यू हमारा क्या है कि ये जो इनका कार, बंगला, प्राडो और प्लाट है अरबों रुपए का, उसकी जो तफ्तीश उसको जो रिपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग प्राइवेट जेट्स में भी पैसे लेके कभी जिंदगी में कार, बंगला, प्लाट नहीं देखा, सिर्फ सरकारी कार, बंगला, प्लाट देखे। अब उसने रिपोर्ट कर दिया, आगे जो उसको तफ्तीश कर रहा है उसने भी कभी जिंदगी में बंगला, प्लाट और भट्टी साहब एक फिक्रा ले लें, बड़ा दिलचस्प फिक्रा है। बात मुकम्मल। उसकी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मुझे ये चीजें मिल जाएं। रिपोर्ट करने वाले की भी, इन्वेस्टिगेट करने वाले की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो फैसला करने वाला बैठा होता है, मैं अब नाम नहीं लेता, इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है। तो देखिए, मिनहासुल कौम या मुआशरा, हम उन चीजों के अंदर फंस के रह गए हैं या मादा परस्ती के अंदर फंस के रह गए हैं कि हमने इखलाकियात को और जो हमारी रवायात थी उसको जो है पसे पुश डाला, और इदारों के लोगों का भी यही हाल है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा कि उनका नहीं है, चाहे वो आपका फिक्रा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा अगर आप मेरे से एक लफ्ज ले लें, कार, बंगला, बैलेंस, और अब प्लाजा भी उसमें शामिल हो गया जी, टावर भी शामिल हो गया। लाहौर में भी एक टावर है जी, और बिल्कुल एरिया में भी बहुत सारे टावर हैं। देखिए, हमें अपनी जो है ना, वैसे तरबियत और इस्लाह की भी मिनहासुल कौम जरूरत है कि यार हमारे लिए सच, झूठ और दयानतदारी और इन चीजों के अंदर चार्म क्यों नहीं रह गया? क्यों नहीं जो है वो कोई सियासतदान मिराज खालिद बनता? क्यों नहीं गुल हसन कोई जो है वो जर्नैल बनना चाहता, जो आखिर पे भी एक किराए के कमरे में रह रहा था? ये हमें देखें चीजें जो है इनके ऊपर गौर करना चाहिए, और यही हालत बाकी शोबों का भी है। तो अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। वरना ये जो लूट मार का निजाम है, जो ट्रेंड चले हैं, इसमें किसी ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और जब आप कहते हैं किसी ने, तो फिर किसी ने भी। असलान भट्टी साहब कंक्लूड कर दीजिए, आपने जो शुरू की थी बात वहीं पे आ गई कि सियासतदान इजी प्रे हैं, उनका हम रगड़ा निकालते हैं हर फोरम पे बैठ के, और बाकी उनके प्लाटों को भी गिनते हैं और कईयों के टावर नहीं गिनते हम। रईस साहब, मेरे बड़े भाई मुमताज़ भट्टी साहब जो है ना, सियासतदानों से जो है ना आज बड़े नाला नज़र आए मुझे। मामला ये है कि कोई लोग आते हैं चुप चुपीते दूसरे मुल्कों से आके अपना सारा कुछ सेटल करके चले भी जाते हैं सेफ हाउसेस के अंदर या दूसरे घरों में रहकर, उनका बात भी नहीं की जाती। लेकिन मामला ये है कि हम सारों को, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सारों को जो है अपने ज़मीर के मुताबिक लब्बैक कहना चाहिए। हम अगर खुद दुरुस्त हो जाएं तो हमें दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो हमें हमारी ना कान मरोड़ सकती है, ना हमारा बाजू मरोड़ सकती है। जिस तरह एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था जी कि मुझे बाजू से पकड़ कर बाहर ले आए हैं, बात यह है कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। अवाम इलेक्शन लड़ते हैं, वो दूसरे लोग भी लड़ते हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, लेकिन सियासतदान चूंकि सबके सामने बैठे होते हैं, उनका काम ही होता है, नजर आ रहा होता है कि अगर वो घर में रह रहा है या वो गाड़ी बदलता है तो सारे लोग उस पर तनकीद करते हैं। कई हमारे ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो इन पे तनकीद हम कर भी नहीं सकते और होती भी नहीं है। ऑडी के, जैगवार के पूरे फ्लीट हैं उनके घरों में, इस वक्त भी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। रईस साहब, बात यह है कि जिस दिन मुझे आप नाम नहीं ले सकते, जिस दिन मुझे आप ऑडी ले देंगे या मुझे आप चलें कुछ ना करें, मुझे कोई पुरानी सी ऑडी ले दें जो आज से, या BMW ले दें जो कुवैत में जो आई थी ना, लड़ाई हुई थी तो वो निकल आया था। इल्जामात की अगर बात करें तो इराक के ऊपर इल्जाम ये था कि उसके पास केमिकल वेपन है जिसपे सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने चढ़ाई करके टांग दिया था, ठीक है ना। तो इल्जामात रहेंगे, ये पूरी दुनिया की सियासत में है, इल्जामात रहते हैं, लेकिन हम अगर अपने आप को इतना मजबूत कर लें तो ना हमारे पे कोई इल्जाम लगा सकेगा, ना हमारा कोई बाजू मरोड़ सकेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों साहब का आज के प्रोग्राम के अंदर। अब के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।